नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आजकल चर्चा में जो विषय है महंगाई, कारण क्या, उसका समाधान क्या, ऐसे कुछ बातों की मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वैसे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, वो जनवरी 6.9% था 2024 में। अक्टूबर 24 में ये 3.6% रहा। फिर भी बहुत जगह पर यह चर्चा होती है, सही भी है, लेकिन यह महंगाई जो दिखाई दे रही है वह सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन की वजह से है। जनवरी 23 में फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 6% था, लेकिन अक्टूबर 24 में ये 11% हुआ, जो गत 15 महीने में इतना कभी ज़्यादा नहीं हुआ। इतना फूड इन्फ्लेशन हुआ है। फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही महंगाई ज़्यादा दिख रही है। हंसी आएगी, लेकिन टमाटर जनवरी 23 में 36% महंगा था, जो अक्टूबर 24 में 161% महंगा हुआ। ओनियन, कांदा, वो जनवरी 23 में सिर्फ 25% था महंगाई का दर, लेकिन अक्टूबर 24 में ये 52% महंगा हुआ। पोटैटो, वो जनवरी 23 में सिर्फ 5% उसका महंगाई दर था, लेकिन अक्टूबर 24 में ये हो गया 65%। अब ये तीनों चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, हर एक घर में ये तीनों चीज़ें उपयोग में ली जाती है। किस चीज़ के लिए, ये तो हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कभी सोचा कि भाई हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन इतना है, तो अन्य देशों में कितना है? अन्य देशों में फूड इन्फ्लेशन सिर्फ, वैसे अगर हम चाइना लें तो 0.3%, फ्रांस में सिर्फ 0.77%, यूके में 1.67%, श्रीलंका में सिर्फ 1%, यूएसए में 2.18%, रशिया में ज़्यादा है 9.76%। ये सारे देशों के जब महंगाई दर लिए गए, उस वक्त हमारे देश का भी महंगाई दर 8.28% था। जापान में 3.65%, 3.65%। यानी दुनिया में अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा महंगाई रशिया की है। स्वाभाविक भी है, रशिया में यूक्रेन के साथ जो चल रहा युद्ध है, यही उसका एक कारण है। दूसरा भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे देशों की तुलना में हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम सोचे, भारत सरकार क्या करती है इस विषय में? भारत सरकार का आरबीआई के साथ समझौता कहिए या एग्रीमेंट कहिए, कि आरबीआई ने किसी भी हालत में महंगाई दर जो है वो 4% ±2, यानी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, कम से कम 2%
इतना ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। 6.9% तो महंगाई दर हो गया, यानी आरबीआई हैज फेल्ड इन इट्स कमिटमेंट। आरबीआई अपने एग्रीमेंट का, समझौते का पालन नहीं कर पाई। अगर हम ये सोचें कि ऐसा क्यों है, वैसे देखा जाए तो किसी भी आदमी की जेब में पैसा है तो आवाज करेगा, यानी क्या, वो चीजें, वस्तुएं और सेवाओं की डिमांड करेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा मार्केट में। पैसा जेब में है तो खर्च करना है, खर्च करने के लिए वस्तु और सेवा। ज्यादा पैसा जेब में है तो ज्यादा खरीदने जाएगा। एक लॉ ऑफ डिमांड है, एक सिद्धांत है मांग का। उस सिद्धांत में ऐसा है, जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, कीमत बढ़ेगी, तो उस वस्तु की डिमांड, मांग घट जाएगी। अगर प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। यह सामान्य सिद्धांत है, नहीं उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है, वो विषय अलग। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ डिमांड छोड़े, आरबीआई का 4+2 को भी छोड़ दे, तो सप्लाई का जो विषय है, यानी मांग, इसके साथ साथ सप्लाई, डिमांड भी है और सप्लाई भी है। इसमें अगर सप्लाई कम हो जाता है तो अपने आप प्राइस बढ़ जाती है। अगर सप्लाई बढ़ गया तो कीमतें अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन आरबीआई के पास क्या साधन है कि भाई 4+-2 महंगाई दर इतना ही रखना, उसके पास क्या साधन क्या है? वो साधन है सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट वो अगर बढ़ाते हैं, ब्याज का दर बढ़ गया तो लोन महंगा होगा, यानी कि मार्केट में पैसा कम घूमेगा। यानी क्या, तो लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा। लोगों के जेब में पैसा कम जाएगा तो उनकी डिमांड भी घटेगी। डिमांड अगर घटती है तो प्राइसेस भी कम हो जाएगी। ये एक संचालन करना, नियंत्रण करना आरबीआई के द्वारा। आरबीआई एक चीज कर सकता है वाया इंटरेस्ट, लेकिन उसके पास दूसरा एक हथियार है। दूसरा हथियार क्या है? हमारे पास करीब सितंबर में $705 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज था। यानी इतना फॉरेन एक्सचेंज था, वो जो हाईएस्ट $705 बिलियन, लेकिन वो अभी घटा है। क्यों घटा है? आरबीआई का एक हथियार है महंगाई को कम करने का। यानी क्या, तो जो डॉलर के सामने रुपया 82 रुपीस तक था, धीरे धीरे वो बढ़ा 82.1, 82.2, 82.3, ऐसा बढ़ते गया। आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति में हमारे पास पर डॉलर जो है वो 83.5 हो गया। यानी क्या, रुपए का अवमूल्यन हुआ, उसकी खरीदने की शक्ति घट गई। यानी कि क्या, जो 10 रुपए की वस्तु खरीद सकते थे उसके लिए अब शायद 12 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि रुपया की खरीद शक्ति कम हुई। Purchasing power has been reduced of a rupee because it is compared with the dollar. ऐसा क्यों? डॉलर से हमें क्या लेना देना? सोचिए, डॉलर से हम कच्चा माल भी मंगाते हैं, इंपोर्ट कच्चा माल। उस कच्चा माल को तैयार करते हुए वो भारत के बाजार में बिका जाता है। अगर कच्चा माल
हमारे रुपए का अवमूल्यन है, हमें डॉलर के सामने ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ेगा, तो कच्चा माल महंगा मिलेगा, इसलिए पक्का माल भी महंगा होगा। यानी कि इंपोर्ट अगर कंट्रोल करना है तो हमें रुपए का अवमूल्यन कम करना चाहिए, यानी रुपए की कीमत बढ़ानी है। इसलिए गत 3 साल से आरबीआई डॉलर को ओपन मार्केट में बेच रही है। इसलिए हमारा फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज घटकर 698 यानी 698 बिलियन डॉलर हो गया। शायद वो 658 भी हो गया। तो ये बहुत कम हुआ, 18% घटा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब एक ये कारण है कि हमारा रुपए का अवमूल्यन हुआ, डॉलर ज़्यादा महंगा हुआ, इसलिए कीमतें भी बढ़ी। और एक विषय है जो महंगाई बढ़ी उसका विषय, हर व्यक्ति बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, उसे फास्ट लखपति, करोड़पति, अब्जपति बनना है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यापारी, आपको शायद मालूम होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि कंपनियां हमारे 2 रुपए के शेयर को 2000 में सामान्य व्यक्ति को बेचती है ऑफिशियली। ये इंट्राडे वाला नहीं है, आईपीओ की बात कर रहा हूं, ऑफिशियली 2000 रुपया। यानी क्या, कंपनी को जल्द से जल्द मुनाफा कमाना है। उसी तरह व्यापारी किसानों के पास से 10 रुपए की चीज लेता है और वो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को उस 10 रुपए की चीज को 20 में, 50 में, 100 में बेचता है, क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना है, अब्जपति बनना है। तो होगा क्या कारण, उससे होगा क्या, उससे होगा ये महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वो कीमतें ज़्यादा है। नारियल 300, हरा नारियल कच्चा 300 रुपए का दर्जन मिलता है, तो यहाँ पे मार्केट में जाइए तो 40 रुपए में हमें एक नारियल मिलता है। यानी किसानों से खरीदना कम रुपए में और सामान्य व्यक्तियों को, ग्राहकों को बेचना ज़्यादा कीमत में, तो महंगाई बढ़ेगी। तो व्यापारियों को मुनाफा बढ़ाना है और सामान्य व्यक्ति को चूसना है। इस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। चलिए, महंगाई हमने देखी, महंगाई क्यों है, इसके भी कुछ कारण मैंने आपके सामने रखे। तो इसका कोई रास्ता है क्या, उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? हाँ, सोच सकते हैं। जैसे एक विषय तो मैंने पहले ही कहा था कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ा सकती है, तो लोगों के जेब में पैसा कम जाएगा, तो वो मांगेंगे कम। एक दूसरा, अभी थोड़े समय पहले मैंने कहा कि भाई रुपए का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना, यानी भारत सरकार के साथ आरबीआई का जो समझौता है 4 ±2% महंगाई रहनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, इसलिए रुपए का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। एप्रिसिएशन ऑफ अ रूपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। एक ये रास्ता है। दूसरा, आप लोगों को शायद हंसी आएगी, आजकल किसानों का आंदोलन बहुत होता है। आज भी शंभू बॉर्डर में लोग डटे हुए हैं। क्या चाहिए? एमएसपी कानूनन। अभी एमएसपी यानी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी उनका जो उत्पाद है उस उत्पाद को इतने पैसे में सरकार खरीदेगी, एमएसपी हो गया। अब खरीदने की कीमत अगर सरकार तय कर सकती है तो मैं दूसरा एमएसपी भी आपके सामने रखता हूं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यह भी एमएसपी है। तो क्या सरकार कुछ चीजों में तो करती है, कुछ चीजों में तो कंट्रोल करती है, रेशनिंग के भी दुकान तो है, तो ऐसे कुछ और
क्या कहें उसको, तरीके, कुछ और तरीकों से भी क्या एमएसपी यानी मैक्सिमम सेल्स प्राइस वो सरकार कंट्रोल कर सकती है का, ये एक है। ऐसा तो हम व्यक्ति और व्यापारी व्यक्ति हम सब एक ही हैं। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम इंपोर्ट वाले चीज को न खरीदें? अत्यंत आवश्यकता है तो सवाल ही नहीं। अगर इंपोर्ट वाली वस्तु हम न खरीदें तो रुपए का अवमूल्यन वाला विषय कम हो सकता है। दूसरा, व्यापारी जो 10 रुपए का 50 रुपए में बेच रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए, इमरजेंसी है, आवश्यक है तो खरीदना पड़ेगा। यानी ऐसे कुछ विषयों से इंपोर्ट रिड्यूस करें। एमएसपी इज इक्वल टू एमएसपी हो सकता है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इक्वल टू मैक्सिमम सेल्स प्राइस हो सकता है क्या? आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है क्या? आरबीआई रुपए का अवमूल्यन रोक सकती है क्या? या हम लोग खुद व्यक्ति करके महंगी चीज़ हम भी न खरीदें, अनावश्यक हो तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं खरीदें हम। तो ऐसी कुछ बातों से महंगाई को हम समझें। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई तो 1947 से विषय भारतीय राजकारण में चल रहा है और आज भी चल रहा है, आने वाले 100 साल में भी चलेगा। लेकिन ऐसे कुछ सब्जियों का महंगाई दर 10% से उठकर सीधा 40% हो जाता है, वो सहन करने वाली परिस्थिति नहीं है। इसलिए हम अपने आप पर पहले कंट्रोल करें तो कुछ चीज़ों का समाधान हम ले सकते हैं। आभार। इस विषय को मैं यहाँ रोकता हूँ। थैंक यू।